बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लेक्चरार फ़िज़िक्स की आने वाली जो सीट्स हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम होने हैं और सब्जेक्ट स्पेशल फ़िज़िक्स उसको टारगेट कर रहे हैं, और उस सिलसिले में हम बाकायदा 7 लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रेजेंट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर तमाम प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंशाल्लाह सब्जेक्टिव बेस। उसके अंदर एफएससी, हमारी बीएससी और एमएससी के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उनको भी 2-2, 3-3 लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर्स के अंदर। तो आज हमारी सीरीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह 8वां लेक्चर है। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आपको पिछले लेक्चर्स से भी इस्तेफ़ादा हो सके। हम एंगुलर वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के दौरान, कि सर्कुलर मोशन दरअसल एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक सर्कल में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और उसके कुछ एंगुलर वेरिएबल्स को हमने कल डिस्कस किया और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आज डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि रिजिड बॉडी की हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर और रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर। क्या होती है रिजिड बॉडी? दरअसल रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके कोई से भी दो जो पार्टिकल्स हैं उनका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी। और दूसरी चीज़, एक ऐसी बॉडी होती है रिजिड बॉडी जो कि डिफॉर्म नहीं होती। अगर हम आइडियली डिस्कस करें तो कोई भी बॉडी हमारे पास, आइडियली कोई भी बॉडी एक परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि ये सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं ये परफेक्ट रिजिड बॉडीज़ हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ की है। इस रिजिड बॉडी का ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ये आप इसको कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास है ओ, और यहाँ पर इसके जो डिफरेंट मासेस हैं वो दिखाए गए हैं, M1, M2, M3 वगैरह वगैरह, और उनका जो इन पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आइडियली डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर यहाँ डायग्राम के अंदर डिस्टेंस ऊपर नीचे भी है तो परफेक्टली जो रिजिड बॉडी होती है उसके जो दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो सेम होता है। अब इसमें एक चीज़ होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दरअसल हम किसी भी रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल के मैसेज हैं और उनका जो दरमियानी डिस्टेंस आर का स्क्वायर है, इनकी प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी कि जो आई हमारा होता है ये एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर बॉडी के अंदर काफ़ी सारे मैसेज हैं तो हम उन सब के मैसेज को समेशन लगा के ऐड कर लेंगे, और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम आई आर आई स्क्वायर आएगा। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास, ये ना तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना ही एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बल्कि ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। जिसका मतलब ये है कि इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ निकलती हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। और दूसरा, इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो डायमेंशन है वो ml स्क्वायर है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये जो हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन की पोजीशन होती है, यानी कि वो एक्सेस जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, उस एक्सेस ऑफ रोटेशन की पोजीशन के ऊपर भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। इसके अलावा जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, मोमेंट, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम है, उसके ऊपर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता। इसके साथ साथ ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जो मास है वो थ्रू आउट द बॉडी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। और ये जिस तरीके से हम आपके पास मास का एनालॉगस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं, जिस तरीके से हमने पीछे मास के बारे में जो डिस्कशन की है रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एट्रीब्यूट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि रेजनिक, हैलिडे, क्रेन और कॉलेज फ़िज़िक्स, यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स की बुक से निकाली गई हैं। मज़ीद आप इसको वहाँ पर भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टार्क क्या होता है। टार्क से पहले हमने फोर्स को डिस्कस किया था। टार्क दरअसल रोटेशनल इफ़ेक्ट होता है किसी भी फोर्स का। आप एज्यूम कर लें कि आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का ये एक पिवट पॉइंट है P, जिसको आप मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और आप इस बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रोटेशन पैदा हो रही है। तो ये मैंने फोर्स लगाई
और ये जो फोर्स है ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है इस बॉडी के अंदर, इस चीज़ को हम कहते हैं टार्क। अब ये पिवट पॉइंट है, अगर हम पिवट पॉइंट के बिल्कुल करीब फोर्स लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि बॉडी की जो रोटेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे आप पिवट पॉइंट से इसको दूर करते चले जाएंगे एक्शन ऑफ फोर्स के पॉइंट को, वैसे वैसे रोटेशनल इफेक्ट डोमिनेंट होता चला जाएगा, रोटेशन ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो टार्क है ये दरअसल दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक ये फोर्स जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा पिवट पॉइंट से लेकर एक्शन ऑफ फोर्स तक का दरमियानी डिस्टेंस जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टार्क है वो F क्रॉस R है और इसको हम R F साइन थीटा n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब ये जो डायरेक्शन होती है ये ऑलवेज हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं कि अगर R और F एक सेम प्लेन के अंदर पड़े हुए हैं, X और Y प्लेन के अंदर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो टार्क की डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, यानी कि इन दोनों के साथ 90 का एंगल बनाएगी। आप यूँ कह सकते हैं कि Z एक्सिस के अंदर आएगी। अब ये जो टार्क है ये साइन थीटा के लिहाज से वेरी करता है। अगर R और F के दरमियान थीटा 90 है, इस तरीके से फोर्स लग रही है कि दोनों का एंगल 90 है, तो वहाँ पर मैक्सिमम टार्क होगा। अगर आप इस एंगल को वेरी करते चले जाएंगे जो टार्क की वैल्यू वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर साइन 0 हो जाएगा तो वहाँ पर जो टार्क है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि एंगल के चेंज करने से हमारा जो टार्क है वो वहाँ पर चेंज होगा और ये रोटेशनल इफेक्ट है किसका, फोर्स का। अब जिस तरीके से फोर्स एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाती है वैसे टार्क एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी के अंदर, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको लिख कर भी बता दिया। अब यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाई गई है कि अगर आप एक मैसलेस रॉड ले लें और उसके एंड के ऊपर एक मैस कंसिडर कर लें और वो रोटेशनल मोशन के अंदर हो, तो उसके फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया जा सकता है। एक रेडियल कंपोनेंट होगा, दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे जो टार्क होगा बॉडी का वो R क्रॉस F होगा। अब हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं कि फोर्स M इंटू ए होता है और जो टार्क है वो M इंटू आर स्क्वेयर एल्फ़ा होता है, और यही R स्क्वेयर एल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, एम आर स्क्वेयर को हम क्या कहते हैं, एम आर स्क्वेयर को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो टार्क का फार्मूला हमारे पास आई एल्फ़ा भी निकल सकता है। तो ये हमारे पास MCQs को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला निकल आया। अगर आपने वर्क डन ड्यू टू टार्क निकालना हो तो उसका फार्मूला टा इंटू डी थीटा है। एफ डी होता है आपके पास जब आप सिंपल मोशन की बात करते हैं, जबकि रोटेशनल मोशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास टा डी थीटा आएगा। इसी तरीके से पावर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है। ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो यहाँ से जो हमारे पास पावर का फार्मूला निकलता है वो टी इंटू ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पर जो है हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम दरअसल मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन में, कि जो मोमेंटम होता है ये प्रोडक्ट होता है मैस का और वेलोसिटी का। किसी भी बॉडी के मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। लेकिन अगर वो बॉडी रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर है, रोटेशनल मोशन के ज़ेरे असर है, तो वहाँ पर जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो लीनियर नहीं होगा, बल्कि वो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द कोई ना कोई एंगल बना रही है बॉडी की मोशन। इसीलिए उस मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और उसका फार्मूला आर क्रॉस पी है, और इसमें इसको आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर से जाहिर करते हैं। अब इस एन की डायरेक्शन आप अगेन उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको राइट हैंड रूल का मेथड पहले बताया है। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स होती हैं, टी -1 होती हैं, और इसके साथ साथ इसका जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हम एक और निकाल सकते हैं, वो एम आर स्क्वायर ओमेगा भी निकाल सकते हैं, जिसको आप आई ओमेगा कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक हो गया, इस फार्मूला को भी हम यूज़ करते हैं। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम का हम चेंज ले लें, जैसे हमने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वैसे ही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टार्क। एंड हाउ इट इज़ कि आप टार्क की जगह पे आई, एंगुलर मोमेंटम की जगह पे आप आई इंटू ओमेगा पुट करेंगे, और ओमेगा का जो रेट होता है डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल आता है। तो यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी चीज़, ये टार्क के इक्वल आ जाएगी। ठीक हो गया, तो हम टार्क को
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बिहाफ पे डिफाइन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एक बॉडी के डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम हो तो उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सारे एंगुलर मोमेंटम को सम करने से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। जैसे लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है कि किसी भी मोशन के दौरान जो एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर बॉडी के ऊपर किसी किस्म का एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना हो रहा हो तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। टार्क को हम डिफाइन करते हैं dl/dt, तो यहाँ से हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट आएगा। तो इट मींस दैट कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ देर बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसके इक्वल रहेगा। तो हम कह सकते हैं I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अभी इस एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको देखें ज़रा। जैसे एक डाइवर जंप करता है हाइट से। जब एक डाइवर हाइट से जंप करता है तो उस दौरान उसके पास हाइट है, ठीक है, अपनी उसकी हाइट होती है। जब वो डाइव करता है तो वो समर स्लॉट लेता हुआ आता है, ठीक है, यानी कि कलाबाजियाँ खाता हुआ आता है। जब वो कलाबाजी खाता है तो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करता है और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम टोटल होता है वो उतना ही होता है जितना कि पहले था। कलाबाजी खाने के पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था, कलाबाजी खाने के बाद का एंगुलर मोमेंटम और उस दौरान का एंगुलर मोमेंटम भी सेम रहेगा। ये एफएससी की एग्जांपल भी आप इसको देखते हैं, एफएससी की बुक के अंदर भी आपको नज़र आता है। इसके साथ साथ एक आदमी अगर टर्न टेबल के ऊपर रोटेट कर रहा है तो वो भी कुछ इस तरीके से रोटेट करता है कि कभी अपने मास को कम करता है। जब अपने मास को कम कर रहा होता है, अपने आप को सिमेट रहा होता है, तो दरअसल उस दौरान वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कम करता है। जब उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होती है तो उस दौरान उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, हैंस उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहता है। इसी तरीके से रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जब आप प्लैनेटरी मोशन में केपलर लॉस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी आप एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन को देखते हैं कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका सेम रहता है, यानी कि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। इसके अलावा सर्कस में जो लोग एक्रोबैट्स दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को होल्ड करवा रहे होते हैं और इसी की मदद से वो हमें करतब दिखाते हैं कि बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं कि अपने आप को कुछ इस तरीके से सिमेट लेते हैं कि उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है उनकी वो इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा उनका सेम रहता है। इसके अलावा आपने एक एग्जांपल देखी होगी बुक्स के अंदर कि एक आदमी एक टर्न टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है, एक घूमने वाली चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है और उसने अपने दोनों आर्म्स को खोला हुआ है और दोनों आर्म्स के अंदर हैवी वेट्स को कैरी किया हुआ है। उस दौरान उसका जो एंगुलर मोमेंटम है आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जब वो अपने बाजुओं को क्लोज करता है तो उस दौरान जो उसका एंगुलर मोमेंटम आता है, अगर आप उसको भी कैलकुलेट करें तो जो दोनों एंगुलर मोमेंटम आएंगे वो सेम आएंगे। लेकिन जब वो क्लोज करता है अपने आर्म्स को तो उस दौरान उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो ओमेगा है, वो उसका इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज़ कर चुका है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कोट की हैं एंगुलर मोमेंटम से। आप इसको मज़ीद कॉलेज फिज़िक्स की बुक से या HRK की बुक से स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैं रोज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप HRK की बुक को ज़रूर देखें, आप यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स की बुक को ज़रूर देखें, ये 2 बुक्स देखते रहें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी बुक मिलती है अच्छी, FSC की बुक के देखें और वहाँ से देखने के बाद आप इन चीज़ के जब समझेंगे तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कि कोई चीज़ जब रोटेट कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल वैसे नहीं होती जैसे एक बॉडी वन डायमेंशनली मूव कर रही होती है, तो उस दौरान हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। उस दौरान एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अगर हम यहाँ पे v की जगह पे v इज इक्वल टू r ओमेगा लगा दें, जो कि हमने कल फाइंड आउट किया था एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट में, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये बनेगा ½ mr² ओमेगा²। और यहाँ पे जो mr² है ये दरअसल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और ये ओमेगा² एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास बन जाएगी वो ½ I ओमेगा² बन जाएगी। अब अगर आप FSC की बुक देखें या रेजनिक हैलिडे क्रेन की बुक देखें तो वहाँ पर डिफरेंट बॉडीज़ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज कैलकुलेट की हुई हैं, स्पेशली डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की गई है वहाँ पे, और हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की गई है। तो आपने इन तमाम एग्जांपल्स को बुक से देखना है, मैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा, और अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो है वो किस तरीके से अमल करती है।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने एंगुलर वेरिएबल्स जो हमारे रहते थे उनको स्टडी किया। कल की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, और सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए इस तरीके का जो काम है वो कंटिन्यू रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।